Welcome, friends, for this new session of property matters, property laws in India. So, we will see today dispute resolution and which disputes are created while we are transferring the property and how to face this, how to resolve this dispute. Okay. So, everything regarding dispute, we will see. Give me few seconds. I'm sharing you the screen. और ये सब चीजें हम पीपीटी से देख लेंगे. So, friends, property disputes and dispute resolution. This is 16th presentation we are today understanding it properly. So, property disputes and dispute resolution. So, common causes for property dispute. The commonly dispute प्रॉपर्टी में कौन से कारण होता है? टाइटल डिस्प्यूट है, टाइटल सूट्स है, टाइटल क्लियर नहीं है, इसलिए डिस्प्यूट तैयार होता है. इनहेरिटेंस एंड सक्सेशन इश्यूज, वारसा कैसे ग्रैंडफादर से आई हुई या फादर से आई हुई प्रॉपर्टी के बारे में कभी कभी लीगल हेयर में डिस्प्यूट तैयार होता है. पार्टीशन डिस्प्यूट, कभी कभी पार्टीशन ही नहीं हुआ है, वो डिस्प्यूट तैयार होता है. इलीगल पोजीशन एनक्रोचमेंट, किसी ने इलीगल पोजीशन कर लिया प्रॉपर्टी के ऊपर या एनक्रोचमेंट कर लिया, वो भी डिस्प्यूट तैयार होता है. बाउंड्री डिस्प्यूट, कभी कभी बाउंड्री छोड़ के अगर कोई हमारे बाउंड्री में आ जाता है तो उसका भी बाउंड्री डिस्प्यूट तैयार होता है कोर्ट में. सेल परचेस फ्रॉड, सेल परचेस फ्रॉड में होते हैं, ये भी डिस्प्यूट तैयार होता है. टेनेंसी डिस्प्यूट, किसी को हम किराए से देते हैं लेकिन वो खरीद नहीं करता है या किराया टाइम पे नहीं देता है या कुछ ऐसा कंडक्ट करता है कि विच इज मिसकंडक्ट एज पर आवर एग्रीमेंट. सो दैट इश्यूज आर कॉल्ड टेनेंसी इश्यूज, टेनेंसी डिस्प्यूट्स. बिल्डर बायर डिस्प्यूट, बिल्डर और बायर में काफी बार डिस्प्यूट होते रहते हैं क्योंकि वो टाइम पे पोजीशन नहीं देता है, वो उसने प्रोस्पेक्टस में या एड में जो चीजें लिखी है वो उसने कंप्लीट नहीं की है, तो इसके कारण बायर बिल्डर के साथ भी डिस्प्यूट होता है. सो दीज आर दी कॉमन कॉजेस ऑफ प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स. सो लीगल फ्रेमवर्क, व्हाट इज द लीगल फ्रेमवर्क फॉर द resolution of this property dispute? So these are the connected laws. Transfer of Property Act 1882, Indian Succession Act 1925, which is applicable to Christian, Jew, other than Hindus and Muslims, Jain and Sikh. Other than, so Indian Succession Act is applicable for Hindu people, Hindu, Jain, Sikh, all these people. Hindu Succession Act is applicable 1956. For Muslim people, Muslim Personal Law Shariat Act 1937. A Special Relief Act, Specific Relief Act 1963. जब हम किसी के साथ एग्रीमेंट करते हैं और वो एग्रीमेंट को पूरा करने के लिए हम तैयार हैं, but he is not ready to fulfill that agreement, that time we can file a suit called SRA, specific relief suit इसको बोलते हैं. रजिस्ट्रेशन एक्ट भी इसमें मायने रखता है क्योंकि जब हम प्रॉपर्टी ट्रांसफर करते हैं तब रजिस्ट्रेशन फी देनी पड़ती है. इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, रेरा है, रेरा एक्ट है 2016 का, ये सब मायने रखते हैं. रियल एस्टेट रेगुलेशन अथॉरिटी, रेरा एक्ट. सिविल रेमेडीज कौन से इसमें? तो सूट फॉर डिक्लेरेशन, डिक्लेरेशन के लिए सूट हम फाइल कर सकते हैं. सूट फॉर पोजीशन, पोजीशन के लिए सूट फाइल कर सकते हैं. इंजंक्शन, मनाही हुकुम के लिए फाइल्स कर सकते हैं. स्टे लाने के लिए कुछ फाइल कर सकते हैं. पार्टीशन सूट फाइल होती हैं. स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए सूट्स फाइल होते हैं. इविक्शन सूट जो है, किराएदार को बाहर निकालने के लिए जो सूट फाइल होते हैं, दैट इज कॉल्ड इविक्शन. इविक्शन का मतलब होता है बाहर निकालना अपने मकान से या अपने ऑफिस से जिसको किराए से दिया है. और ये हो गया सिविल डिस्प्यूट, इतने तैयार होते हैं. और क्रिमिनल रेमेडी जो है ये सेक्शन 441 आईपीसी क्रिमिनल ट्रेसपास का है. इसका रिलेवेंट सेक्शन आपको बीएनएस में मिल जाएगा. सेक्शन 406 आईपीसी क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट,
सेक्शन 420 आईपीसी चीटिंग का है, सेक्शन 467 टू 471 आईपीसी फॉर्जरी का है। तो ये सब क्रिमिनल रेमेडीज भी हम ले सकते हैं। डिस्प्यूट रिजोल्यूशन फोरम, डिस्प्यूट रिजोल्यूशन कौन कौन करता है? तो सिविल कोर्ट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन करते हैं, हाई कोर्ट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन करते हैं, सुप्रीम कोर्ट इज आल्सो रिजॉल्विंग द डिस्प्यूट्स, कंज्यूमर कोर्ट, स्टेट कंज्यूमर फोरम, नेशनल कंज्यूमर फोरम, डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम are there to resolve the dispute. RERA authorities, RERA tribunal is also real estate regulation authorities. Tribunals are there, so they are solving these issues of builder and buyers like that. लोक अदालत, लोक अदालत कभी कभी भरते रहते हैं, साल में एक बार हमारा सुप्रीम कोर्ट का भी लोक अदालत भरता है। तो और सुप्रीम कोर्ट का लोक अदालत ऑनलाइन ही होता है मोस्टली, क्योंकि पूरे भारत से लोग शामिल होते हैं इसमें, जिसके केसेस सुप्रीम कोर्ट में है। तो ये लोक अदालत से भी आपके रिजोल्यूशन सॉल्व होते हैं। और वैसे सिविल कोर्ट के, क्रिमिनल कोर्ट के भी लोक अदालत रहते हैं। रेवेन्यू अथॉरिटीज, रेवेन्यू अथॉरिटी जो है, वो रेवेन्यू अथॉरिटीज जैसे कलेक्टर के पास भी हियरिंग होता है, मामलेदार के पास, तहसीलदार के पास भी हियरिंग होते हैं। तो ये भी एक रिजोल्यूशन रिजोल्यूशन का डिस्प्यूट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन फोरम है। अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन, यानी कि कोर्ट में जाने के पहले, अल्टरनेटिव कोर्ट में जाने के पहले हम डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कर सकते हैं। कौन से माध्यम से? आर्बिट्रेशन। अगर हमारा एग्रीमेंट में आर्बिट्रेशन क्लॉज है तो हम आर्बिट्रेशन से सॉल्व कर सकते हैं। आर्बिट्रेशन क्या होता है कि ये प्राइवेट कोर्ट होता है कि जो दोनों पार्टी मिलके फॉर्म करते हैं। उसके लिए आप जब एग्रीमेंट करते हैं बिजनेस का किसी के साथ, तो अगर डिस्प्यूट रेज हुआ, सो वी विल सॉल्व दिस डिस्प्यूट बाय आर्बिट्रेशन, ऐसा क्लॉज डाल देना, ऐसा है। और फिर आर्बिट्रेशन है, आर्बिट्रेशन के ऊपर सेपरेट मेरा प्रोग्राम भी है, 15 इंपॉर्टेंट जजमेंट का भी वीडियो आपको मिलेगा, आर्बिट्रेशन के ऊपर सब वीडियो भी है। और आर्बिट्रेशन काउंसिलेशन एक्ट के ऊपर मैंने एक प्रोग्राम भी लिया था, और वापस मैं लेने वाला हूँ सेपरेट एक प्रोग्राम, आर्बिट्रेशन काउंसिलेशन एक्ट। इसमें नेशनल इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन बहुत पावरफुल है। हमारी जो कोर्ट सिस्टम है ना दोस्तों, ये कोर्ट सिस्टम इज पावरफुल फॉर इनलैंड मैटर, हमारे देश के अंतर्गत जो मैटर है इसमें है। लेकिन जब हम विदेश के साथ व्यापार करते हैं, विदेश के साथ कभी बिजनेस करते हैं, तब हमारे कोर्ट सिस्टम हमको उतना हेल्प नहीं कर पाती है, क्योंकि हमारे कोर्ट का जुरिडिक्शन उनके देश में नहीं है, उनके देश का कोर्ट का जुरिडिक्शन हमारे देश में नहीं है। सो इंटरनेशनल लेवल पे जब आप कोई बिजनेस कर दे के करते हैं, तो ये रिजोल्यूशन इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन से होते हैं। इसलिए जो लॉयर आर्बिट्रेशन में जाने के लिए इंटरेस्टेड है, आर्बिट्रेशन में इंटरेस्ट रखते हैं, तो दे विल गेट ग्रेट स्कोप इन नेशनल एंड इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन। तो इसके ऊपर मेरा अलग वीडियो भी है, अलग नानी पालकी वाले की सीरीज भी है, बहुत सारा कुछ है। आप जितना यूट्यूब पे सर्च करते रहेंगे, जैसा टाइम निकालते रहेंगे, वीडियो देखते रहेंगे, यू विल गेट दी गुड आइडिया रिगार्डिंग आर्बिट्रेशन। मीडिएशन जो होता है, तो अभी सिविल कोड का लेटेस्ट अमेंडमेंट के अनुसार कोई भी सिविल डिस्प्यूट जब कोर्ट में रेज होता है, तो पहले कोर्ट बोलता है मीडिएशन कर लो, तो मीडिएशन की तरफ देता है। मीडिएशन से अगर सॉल्व हो जाता है, तो कोर्ट का प्रोसीडिंग का पूरा की पूरा खर्चा, टाइम सब आपका बच जाता है। काउंसिलेशन, ये मीडिएशन का एक पार्ट है। काउंसिलेशन, बातचीत करके आप प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। लोक अदालत भी एक अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन है, एडीआर। तो ये अलग अलग डिस्प्यूट जो है, जो टाइटल सूट के हैं, अलग अलग डिस्प्यूट हैं, ये सॉल्व किए हैं के वर्मा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एक केस में 1954, के मोदी वर्सेस के एन मोदी 1998, राजेंद्र सिंह वर्सेस संता सिंह 1973, गुरबख्श सिंह वर्सेस बुरहाल सिंह बुरहाल 2002, डीएलएफ लिमिटेड वर्सेस मैनमोहन लोरे 2021। ये लैंडमार्क जजमेंट है जो डिस्प्यूट रिजोल्यूशन के बारे में है। लिमिटेशन पीरियड जो रहता है प्रॉपर्टी मैटर में, तो पोजीशन सूट के लिए आप 12 साल में कभी भी फाइल कर सकते हैं। अब पोजीशन सूट 12 साल में कभी भी फाइल किया जा सकता है। पार्टीशन सूट के लिए कोई टाइम लिमिट नहीं है। पार्टीशन अगर हुआ ही नहीं, आपको मालूम है कि आपके ग्रैंडफादर के या फादर के प्रॉपर्टी का पार्टीशन ही हुआ नहीं है, ऐसे ही चले आ रहे हैं, तो पोता भी पार्टीशन सूट डाल सकता है, इसलिए इसको कोई टाइम लिमिट नहीं है। इविक्शन सूट है, किराएदार को निकालना है, उसने डिफॉल्ट किया है, एग्रीमेंट तोड़ा है, तो इसका निकालने के लिए 3 साल का क्या है, इविक्शन पीरियड है।
3 साल में कर सकते हैं। एडवर्स पोजीशन जो होता है वो 12 ईयर्स का है प्राइवेट लैंड के लिए, और गवर्नमेंट लैंड के लिए 30 ईयर्स है। एडवर्स पोजीशन भी एक बहुत पावरफुल कानून है। एडवर्स पोजीशन क्या होता है बताता हूँ आपको, कि एडवर्स पोजीशन में क्या होता है कि कोई अगर एक ही लैंड है, ए सपोज प्राइवेट व्यक्ति है, उसकी लैंड के ऊपर बी आके रहता है, बी ए के लैंड के ऊपर आके रहता है, ए देखता है रहता है रहने दो ऐसा करता है, वो कोई ऑब्जेक्शन नहीं लेता है। अगर 12 साल तक ए अगर वो लैंड पे रहता है और बी रहता है वो लैंड पे, और ए अगर उसको ऑब्जेक्शन नहीं लेता है, तो बी हैज राइट टू फाइल अ सूट फॉर डिक्लेरेशन एज हिज ओनर ऑफ दिस प्रॉपर्टी अंडर एडवर्स पोजीशन। एडवर्स पोजीशन के कॉन्सेप्ट के अनुसार, डॉक्ट्रिन ऑफ एडवर्स पोजीशन के अनुसार वो फाइल कर सकता है, और फिर वो देख के कोर्ट उसको ओनर डिक्लेयर कर देते हैं। और गवर्नमेंट लैंड के ऊपर अगर कोई कब्जा कर लेता है और 30 साल तक गवर्नमेंट कोई भी एक्शन नहीं लेता है, कोई भी नोटिस नहीं देता है, कुछ नहीं देता है, तो फिर वो गवर्नमेंट की लैंड आपकी हो जाती है एडवर्स पोजीशन के कॉन्सेप्ट के अनुसार। ऐसा ही एडवर्स पोजीशन है। इसके ऊपर हम एडवर्स पोजीशन के ऊपर भी मेरे ख्याल से मेरे 15 जजमेंट का एक एपिसोड भी है अलग से। आप यूट्यूब पे जाइए, यू विल गेट दैट। प्रिवेंटिव मेजर्स, अभी डिस्प्यूट रिजोल्यूशन में जाने के पहले प्रिवेंटिव क्या बोलते हैं, प्रिवेंशन इज ऑलवेज ग्रेटर देन क्यूरेशन। कोई भी बीमारी होने से पहले बीमारी होना ही नहीं चाहिए, इसके लिए क्या कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड प्रिवेंटिव मेजर। वैसे प्रॉपर्टी मैटर में जो डिस्प्यूट तैयार हो रहा है, ये डिस्प्यूट तैयार ही ना हो, कोर्ट में जाने की जरूरत ही ना पड़े, इसके लिए हमने प्रिवेंशन मेजर क्या लेने चाहिए। व्हाट इज आर द प्रिवेंटिव मेजर्स? सो वेरीफाइड टाइटल एंड इनकम्बरेंस। कभी भी कोई प्रॉपर्टी लेते समय उसका टाइटल टोटल वेरीफाई कर लीजिए, उसका इनकम्बरेंस सर्टिफिकेट ले लीजिए कि वो उसके ऊपर कोई बोझा है क्या, किसी का लोन है क्या, सब देख लीजिए। चेक म्यूटेशन, म्यूटेशन देख लीजिए। ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट जो है वो प्रॉपर है क्या देख लीजिए। रजिस्टर ऑल डीड, सब डीड जो है रजिस्टर्ड है क्या वो देख लीजिए। यूज रजिस्टर्ड पावर ऑफ अटॉर्नी, पीओए भी यूज करते हैं किसी को, तो आप रजिस्टर्ड पावर ऑफ अटॉर्नी यूज करो। मेंटेन फिजिकल पोजीशन, फिजिकल पोजीशन आपके हाथ से जाने मत दो, जब तक फिजिकल पोजीशन आपके हाथ में है ना, तो फिर आपके फेवर में कानून रहता है, ये याद रखना। पोजीशन इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन प्रॉपर्टी लॉज। देन इंक्लूड ऑल लीगल हेयर इन ट्रांसफर। जब भी आप कोई प्रॉपर्टी लेते हैं तो सामने वाले के सभी हेयर को, सभी लीगल हेयर को उसमें इन्वॉल्व करने की कोशिश कीजिए। नहीं तो क्या होता है, आप पापा से, किसी के पापा से आप प्रॉपर्टी ले लेते हैं और बाद में बेटा बोलता है कि हमको पूछे बगैर ही पापा ने दे दिया, तो दिस इज इलीगल, क्योंकि हमारी जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी है। तो फिर ये डिस्प्यूट क्रिएट होता है। इसलिए कभी भी हम करते हैं, अगर वो बोलता है नहीं नहीं मुझे बच्चे ही नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, एफिडेविट लगाओ, ऐसा वैसा एफिडेविट लगाओ डॉक्यूमेंट को, भाई इनको बच्चे नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। नहीं तो उनका एनओसी चाहिए, बच्चों का एनओसी चाहिए, या फिर उनको इसमें पार्टी कर लेना है, तो फिर कोई इशू नहीं होता है। सो दीज आर रिलेटेड टू प्रिवेंटिव मेजर, ऑल दीज आर रिलेटिव टू। सो कंज्यूमर कंप्लेंट अगर डालना है आपको, तो कैसा डालना, वो यहाँ पे है, मैंने दिया है, देखो ये कंज्यूमर कंप्लेंट का आपको डालना है। स्टेट, स्टेट डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम में, या स्टेट कंज्यूमर फोरम में, या नेशनल कंज्यूमर फोरम में, तो इसका ये है फॉर्मेट है, तो ये यूज कर सकते हैं। कुछ लॉज इसके बारे में है, वो देख लेते हैं कुछ लॉज। ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है, बहुत पावरफुल लॉ है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। ये चैप्टर 1 है प्रिलिमिनरी, चैप्टर 2 है, 9 सेक्शन इसमें है। कंज्यूमर काउंसिल, कंज्यूमर को फॉरम स्थापित कैसा होता है, क्या होता है। देन सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी, देन कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन। एक सेपरेट लाइन है प्रैक्टिस की, कंज्यूमर प्रैक्टिस कर सकते हैं, कोऑपरेटिव प्रैक्टिस कर सकते हैं, साइबर क्राइम में प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्रिमिनल में प्रैक्टिस करते हैं, सिविल में प्रैक्टिस करते हैं, प्रॉपर्टी मैटर में प्रैक्टिस करते हैं, सर्विस मैटर में प्रैक्टिस करते हैं। आपको आर्मी का अगर अट्रैक्शन है तो आर्मी ट्रिब्यूनल में है,
प्रैक्टिस कर सकते हैं, या आर्मी का मार्शल कोर्ट रहता है, मार्शल लॉ, मार्शल कोर्ट ये ट्रायल कोर्ट होता है आर्मी का, और उसके आगे का अपीलेट कोर्ट होता है AFT, आर्म फोर्सेस ट्रिब्यूनल। आर्म फोर्सेस ट्रिब्यूनल के एक्ट के अनुसार आर्म फोर्सेस AFT तैयार हुआ है, और AFT के आगे हाई कोर्ट, और हाई कोर्ट के आगे सुप्रीम कोर्ट, ऐसा अपील रहता है। भगवान श्री कृष्ण की दया से मेरे पास हर महीने में कोई ना कोई आर्मी मैटर आते ही रहते हैं। सब ये सब रिजोल्यूशन होते हैं इनके डिस्प्यूट के यहाँ पे। प्रोडक्ट लाइबिलिटी जो है, वो प्रोडक्ट लाइबिलिटी यहाँ पे सेक्शन 82 टू 87 है। ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज 88 टू 93 है। मिसलिनियस है 94 टू 107। ऐसा एक कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है, इसके ऊपर पूरा हमारा कंज्यूमर कोड जो है वो डिपेंड रहता है। ये बहुत पावरफुल टूल है जिसको कंज्यूमर प्रैक्टिस में इंटरेस्ट लेना है। जब आप हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं तो आपको चॉइस नहीं रहता है, आपको सब मैटर हैंडल करते चाहिए, क्योंकि हाई कोर्ट हमारा सागर है और सुप्रीम कोर्ट हमारा महासागर है, जिसमें सभी नदियां, सभी नाले, सभी समंदर आके मिलते हैं। इसलिए यहाँ पे आपको चॉइस नहीं रहता है कि भाई आपको क्रिमिनल प्रैक्टिस करना, सिविल प्रैक्टिस करना, नहीं, जो आए वो मैटर। इसलिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंटेड लॉयर है तो ही वो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में प्रैक्टिस कर सकता है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंटेड का मतलब मेरा आपके IQ से नहीं है, इंटेलेक्चुअल क्वेश्चन से नहीं है, मेरा एक्स्ट्रॉर्डिनरी, यानी कि आपको डिस्टिंक्शन चाहिए था 10वीं में, और लॉ में भी डिस्टिंक्शन चाहिए था, तो अब एक्स्ट्रॉर्डिनरी टैलेंट बोलेंगे? नहीं, मेरी टैलेंट की व्याख्या अलग है। मेरी टैलेंट की व्याख्या ये है दोस्तों, कि आप परसिवियरेंस करो। आप भले ही 50% मार्क लिए हो 10वीं में, 12वीं में 50% मार्क लो, लॉ LLB 50% से पास हुए हो, ओके, लेकिन अगर रोज 2 घंटा 3 घंटा आप पढ़ते हैं, जजमेंट रेफर करते हैं, अपडेट रखते हैं, कुछ ना कुछ लिखते हैं, कुछ ना कुछ रिमेम्बर करते हैं, अगर रेगुलर आपको 2-3 घंटा अगर आप आपके प्रोफेशन को, लीगल प्रोफेशन को देते हैं, तो दिस इज कॉल्ड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट लॉयर। फिर ये लॉयर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में प्रैक्टिस आराम से कर सकता है। लेकिन काफी लॉयर की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की प्रैक्टिस सेट रहती है, तहसील की प्रैक्टिस सेट रहती है, तो दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन अपग्रेड देमसेल्व्स, क्योंकि उनका उनका फैमिली सेटल तो अपना अपना चॉइस है। मेरा सब फैमिली सेटल होने के बाद भी मैं हाई कोर्ट गया, हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट में आया, क्योंकि मुझे होराइजन चाहिए था। मुझे पैसे का या मुझे प्रॉपर्टी का ऐसा अट्रैक्शन नहीं है। भगवान के दया से तो मुझे प्रॉपर्टी बहुत अच्छी मैंने ले ली, पैसा भी बहुत अच्छा मिल रहा है, लेकिन मुझे होराइजन बढ़ाते रहने में मजा आता है। यानी कि जब मैं श्रीरामपुर में प्रैक्टिस करता था तो तालुका का होराइजन था, अहमदनगर में प्रैक्टिस करता था तो डिस्ट्रिक्ट का होराइजन हो गया। फिर मैं हाई कोर्ट में गया, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में गया, तो हाई कोर्ट में मेरे जितने भी बॉम्बे हाई कोर्ट से कनेक्टेड जिले थे, जैसे पूना, रायगढ़ वगैरह, कोल्हापुर वगैरह उस समय था उसमें, अभी तो कोल्हापुर का बेंच अलग हो गया है। तो ये सब इसका होराइजन मेरा बढ़ गया था। और जब मैं सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करने लगा, तब मेरा पूरा भारत और भारत के बाहर भी जहाँ पे भारतीय लोग रहते हैं, उनके जो इशू है, ये सब हम सुप्रीम कोर्ट से सॉल्व करते हैं। सो आई वॉन्ट टू इंक्रीज माई होराइजन। इसलिए किसी ने अगर पूछा मुझे कि आपका सपना क्या था, तो सपना इतना ही था कि मुझे, मैं जो भी काम करूंगा, मैं कुछ भी जो काम करूंगा, मुझे वो बिग होराइजन में करना है, बड़े होराइजन में करना है, बड़े माहौल में करना है, ज्यादा लोगों को सेवा देने की कोशिश करना है। ये मेरा एक मकसद था। इसलिए मेरा कोई स्पेसिफिक, और मैं बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एकेडमिक में बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था, ऐसा कुछ नहीं है। LLB मेरा हायर सेकंड क्लास में है, यानी कि 58 या 57% कुछ LLB को मार्क्स है, 60% नहीं है। 12वीं मेरा ऐसा ही है। 10वीं मेरा 72% मार्क्स है। तो बहुत ज़्यादा कोई एकेडमिक का ये नहीं है, लेकिन होराइजन अच्छा है, और रेगुलर 2-3 घंटा आप देते हैं, तो आप जरूर लॉ में आपका बिठा सकते हैं। तो दिस इज गाइडेंस टू द न्यू लॉयर और बडिंग लॉयर्स। बाकी देखो, हिंदू सक्सेशन एक्ट यहाँ पे दिख रहा है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट दिख रहा है, हाँ?
इंडियन इजमेंट एक्ट दिख रहा है, इंडियन पिनल कोड दिख रहा है, इंडियन स्टैंप एक्ट दिख रहा है, इंडियन सक्सेशन एक्ट दिख रहा है, ये सब कुछ दिख रहा है। तो आप इसको जब चाहे रेफर कर सकते हैं आपके स्टडी मटेरियल में। स्टडी मटेरियल आपको ऐप पे, अगर आप कोर्स सब्सक्राइब करते हैं, मैं जनरल पब्लिक के लिए बोल रहा हूँ, अगर ऐप पे आप कोर्स सब्सक्राइब करते हैं तो आपको वीडियो, इसके सब स्टडी मटेरियल, इसके टेस्ट वगैरह सब कुछ ऐप पे मिलता है। और टेस्ट पास होने के बाद अपने आप ही आपको क्या मिलता है, सर्टिफिकेट मिलता है। चलो दोस्तों, अगला पार्ट देखते हैं। So friends, this is sufficient here for this part. Next part we will see in next issue.